अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सारी नजरें तवज्जो का मरकज इमरान खान साहब की हुकूमत है। एक एक चीज़ को जांचा जा रहा है, एक एक चीज़ पर इस वक्त परखा जा रहा है उनको, उनके वादों के हिसाब से उन्होंने जो इस वक्त प्रोमिसेस किए, उन्होंने जो प्लान दिया, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि आया वो उनको डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 100 दिन तो यकीनी तौर पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि ज्यादा तवज्जो जो हो चुकी है वो ऑप्टिक्स की तरफ हो चुकी है। मेरी मुराद ये है जी कि वो किस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं, वो रास्ता उनके आने या जाने से कितना ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, या उनके वुज़रा के जो तरीका या लाइफस्टाइल है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो इस पर दी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पर यह है कि वो क्या पॉलिसी और क्या रिफॉर्म्स अपनी गवर्नेंस में लेकर आएगी उनकी हुकूमत। जिस तरह शायद ना कोई बहस हो रही है, ना कोई तज्जिए हो रहे हैं, और ना कुछ तबसरे, और ना हम सुनने को ना देखने को हमें कुछ मिल रहा है, क्योंकि ना पूछा जा रहा है। ज्यादा सवालात ये हो रहे हैं जी कि आपने हेलीकॉप्टर का सफर कितने रुपए किलोमीटर पर किया, आपकी जो इस वक्त ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं जो आपने इस वक्त अपनाने थे वो नजर क्यों नहीं आ रहे। और आज का दिन भी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से रहा कि आज GHQ में इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग हुई, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी, जहां पर जो खित्ते की सूरत हाल है, अमन अमान है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इस हवाले से तकरीबन 8 घंटे की ब्रीफिंग हुई। तो ये इंपॉर्टेंट सिनेरियोज, ये तमाम इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो है पसे पुश चले गए हैं उस बहस, और वो बहस सतही बहस जो है इस वक्त ज्यादा हो रही है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो किस तरह जा रहे हैं। लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि उनके कोर कॉन्स्टिट्यूंसी ने उनसे इस तरह के वादे और इस तरह की उम्मीदें बांधी हुई हैं कि खान साहब का लाइफस्टाइल, खान साहब का तौर तरीका वो सब में जुदा गाना, सब में अलग होगा, सब में इस वक्त हटकर होगा, और इसलिए शायद उनसे ज्यादा तवक्कुआत भी लोगों ने वाबस्ता करी हैं। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाएमल क्या होगा, और उसमें हम जरूर जाएंगे कि माशी लिहाज से भी, अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से भी क्या इस वक्त सोच रखते हैं पाकिस्तान के डेफिसिट्स को हल करने के लिए, पाकिस्तान के वो रकम वापस लाने के लिए कि जो पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है, और सियासी चैलेंजेस का सामना करने के लिए। मेरे साथ उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लाहौर में इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, तज्ज़िया निगार हैं, और राजा आमिर अब्बास साहब कुछ ही देर में स्टूडियोज में साथ होंगे इस्लामाबाद में, जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैंने अभी कुछ देर कबल आपका एक ट्वीट पढ़ा जिसमें आपकी तरफ से गालिबन कहा गया जी, क्योंकि बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो चाह नहीं रही कि खान साहब परफॉर्म करें, आप इसकी वजाहत आप किस तरह, और क्या वाकई में यही कुव्वतें जो नहीं चाह रही, जो इतनी ज्यादा ऑप्टिक्स के ऊपर इस वक्त तवज्जो मरकूज कर दी गई है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है आखिरकार? क्या काम नहीं करने दिया जा रहा, या ये सही तनकीद हो रही है? फरूख साहब देखिए, एक तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारा फोकस जो है, शायद हमारे मीडिया के कुछ एलिमेंट्स का फोकस जो है वो गलत फोकस है, तवज्जो गलत तरफ दी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि खान साहब जो है वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि उसके ऊपर खर्चा क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा। इस वक्त फोकस करने की जरूरत है वो रियली माशी इंडिकेटर्स और माशी इमरजेंसी की जो हालत है उसमें कुछ बेहतरी लाने का इम्कान है, उसमें कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, उसके हवाले से कोई मनसूबा बंदी की जा रही है या नहीं की जा रही। इस वक्त 10 साल में जो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस लेवल पे पहुंची है उसका हाल रियली फाइनेंशियल फुटिंग पे, वॉर फुटिंग के बगैर कुछ हो नहीं सकता। आज से 10 साल पहले अगर आप गौर करें तो हमारा कौमी कर्जा जो है वो सिर्फ 6,000 अरब था सन 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, और आज 10 साल गुजरने के बाद वो 6,000 अरब से अब हम 30,000 अरब पे बैठे हैं। इसी तरह जो बैरूनी सेक्टर है, आज से 5 साल पहले जब PMLN की हुकूमत बनी थी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बैरूनी तजारत के हवाले से है वो सिर्फ 3 अरब का था, और आज हम 18-19 अरब डॉलर के खसारे पे बैठे हैं। तो ये असल चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और जिनके ऊपर हमें सवाल उठाना चाहिए PTI की हुकूमत से, उनकी माशी टीम से, कि इन रास्तों में क्या हो रहा है, इन शोबों में क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या मनसूबा बंदी की जा रही है। आपने फरूख सलीम साहब, एक तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं 100% एग्री विद यू कि मीडिया भी ये गलत कर रहा है, लेकिन जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं कि हम सवाल पूछें या बात हो, वो पॉलिसी आपको नजर आ रही है? जैसे ट्विन डेफिसिट्स हैं, इस पर असद उमर साहब की पॉलिसी क्या है? हमने अभी तक सुनी नहीं है कि वो किस तरह से इसको कर्व करेंगे, किस तरह प्लग इन करेंगे तमाम मामलात को, या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो हमने विजन तो सुना है कि हम ये करेंगे, किस तरह करेंगे ये पॉलिसी तो हमें वहां से भी सुनाई नहीं दे रही है। वो इनके पास कोई प्लान है भी, या हुकूमत में आ गए और बगैर किसी प्लान के? फरूख सलीम साहब
देखिए ये वाजिब सवाल है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की सब वोटर्स की तवक्कुआत जो हैं वो तकरीबन आसमान से छू रही हैं, और उसमें कुछ पीटीआई का रोल भी है। उन्होंने तवक्कुआत अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन ये तवक्को करना कि 10 साल जो लूट मार का बाजार इंतहाई तौर पे गर्म रहा है, जहां पे मैंने कर्जा जात का जिक्र किया, मैंने बैरूनी खसारे का जिक्र किया, आप सर्कुलर डेट गर्दशी कर्जा जात उठा के देख लें, वो 1100 अरब से पार चले गए हैं। इतना बुरा हाल हो चुका था, और अब ये तवक्को लगा बैठना कि 10 साल से जो माल जो सिमत गलत इख्तियार की हुई है वो 10 दिनों में दुरुस्त हो जाएगी, तो ये तो मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं होगा। ये वाजिब जरूर होगा कि किसी किस्म की सिमत जो है, जो पॉलिसी जो है, उसको किसी तरह हमें बताया जाए कि मनसूबाबंदी क्या हो रही है, और उस सिमत को किस तरह तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, कौन कर रहा है, कितनी तब्दीली आएगी, और कौम को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए। ठीक है उस्मान दार साहब, ये सारे सवालात मेरे भी हैं जो फरूख सलीम साहब का तज्जिया है, ये बड़ा अहम है कि हमारी नजरें आपकी तरफ हैं, और मैं उस हिस्से में नहीं हूं मीडिया के, या फरूख साहब भी जिस तरह बता रहे हैं कि हम आपके हेलीकॉप्टर और आपकी गाड़ियां कितने पीछे उस पर बात नहीं कर रहे। हमें तो ये सुनना है कि आपके पास मसाइल का हल क्या है उस्मान दार साहब, और वो सुनने को कान तरस रहे हैं कि किस तरह करेंगे तो आप कह रहे हैं नीयत आपकी चले नेक है, करेंगे किस तरह और क्या प्लान है, वो हम सिम देखना चाहते हैं उस्मान दार साहब, क्या है वो। देखिए सफियान, कौम से हमने 100 डेज मांगे हैं, 100 रोज़ा प्लान इमरान खान साहब ने कौम के सामने रखा, और बड़ी संजीदगी के साथ इमरान खान साहब शबो रोज़ आप देख रहे हैं कि हफ्ते में 2 मीटिंग्स वो कैबिनेट के साथ रख रहे हैं। इसमें भी कोई शको शुबा नहीं कि अभी तक इन 10 दिनों में ऐसा कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, या जो एक एडवाइजरी काउंसिल की हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक और बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि अगले 8 से 10 रोज़ में असद उमर साहब ये दोनों काउंसिल्स जो हैं, बिजनेस काउंसिल और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो हम बात कर रहे हैं, वो भी फाइनल हो जाएंगी। और जो बात फरूख सलीम साहब कर रहे थे, इसमें कोई शको शुबा ही नहीं है कि 10 साल इतने कर्जे लिए गए, और फिर उन कर्जों में प्रोजेक्ट्स के नाम पे इतनी लूटमार हुई है कि कौम अब इस सोच में है कि पीटीआई की हुकूमत जो है अगले 5 सालों में इन कर्जों में से किस तरह मुल्क को बाहर निकालेगी। देखिए उसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला तो वही तरीका था सादगी का। अगर आप चाहते हैं आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजे, मुल्क में इन्वेस्टमेंट बाहर से आए, तो फिर हमें ये एक तासुर भी देना है और उसकी तरफ जाना है इम्प्लीमेंटेशन करके कि हम अवाम के टैक्स के पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ अगर हम किसी से कर्जा भी ले रहे हैं तो गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगेगा, अफसरशाही पे नहीं लगेगा, लग्जरी गाड़ियों पे नहीं लगेगा। ये वो एक सादगी का मैसेज है जो इमरान खान साहब दे रहे हैं। लेकिन माजरत से मैं देख रहा हूं मीडिया चाय बिस्किट और ये हेलीकॉप्टर्स में हम पड़ गए हैं। 50-55 रुपए किलोमीटर है, यहाँ 20,000 रुपया खर्चा आ रहा है। कौम को इसमें दिलचस्पी नहीं है। कौम ये जानना चाहती है कि कौम के मसाइल का हल क्या, और उस पर इमरान खान साहब लगे हैं। दूसरा, बाहर से लूटमार करके ये दुनिया में जो पैसा ले गए हैं, वो पैसा वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। उसमें जो कवानीन में तरमीम की जरूरत है, बाहर से पैसा लाने पे उस पर काम शुरू हो चुका है। तीसरी चीज है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हमारी पहली तरजीहात में यही है कि सादगी का तो मैसेज हाँ साहब रोजाना की बुनियादों पे अपनी कैबिनेट को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, और जो जिसको वो कह सकते हैं, जहां जहां मैसेज पहुंचा सकते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने खुद से अपनी जात से शुरू किया, लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो गैर जरूरी यकीन मानिए कवानीन में जकड़ी हुई है। पाकिस्तान का बिजनेसमैन अपने मुल्क के अंदर एक जहाद कर रहा है, जंग लड़ रहा है, जो कि उसको मुल्क के बाहर करनी है। उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगी ताकि पाकिस्तान का बिजनेसमैन बैरूनी मुल्कों में और बाहर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ मुकाबला कर सके। और आप ये भी देखेंगे असद उमर साहब इमरान खान साहब के साथ मुशावरत से, और ये एडवाइजरी काउंसिल जो बन रही है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और बिजनेस काउंसिल, एक बड़ी जबरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रही हैं। और मैं समझता हूं कि उन रिफॉर्म्स के बाद, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक इंडस्ट्री से है, मैंने भी कुछ इनपुट दिया है कि इंडस्ट्री के क्या मसाइल हैं,
तो जो मुझे एक क्लियर विजन असद उमर साहब का नजर आ रहा है, मैं ये बात बड़े यकीन से पाकिस्तानी कौम को कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में एक जबरदस्त इकोनॉमिक पॉलिसी और रिफॉर्म्स कौम के सामने आ जाएंगी और पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका बिलखसूस जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे खुशहाल भी होंगे, मजबूत भी होंगे, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट भी करेगी ताकि वो बेहतर तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बेच भी सके और एक्सपोर्ट बढ़ा भी सके। जो आपको इनपुट है उस पॉलिसी के ऊपर, जो आप जिस पे आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो आपने अंदरूनी खाना जो आपने देखा होगा इस पर जो पॉलिसी डिबेट्स हो रही हैं, तो उस बुनियाद पे आप कॉन्फिडेंस है और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब हम तक भी ये तमाम चीजें अमली तौर पर नजर आएंगी। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो अहम तरीन हकायक और फिर यकीनी तौर पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक तो जो बाहर से पैसा आएगा वो जो कि फॉरेन जो पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो भेजेंगे, दूसरा पैसा वो है जो कि लूटा हुआ पैसा है, लूटी हुई रकम है। खान साहब ने कहा है कड़ा एहतिसाब, वो पैसा लाने के लिए खान साहब की स्ट्रैटेजी जो टास्क फोर्स है वो क्या कर सकती है और क्या रियलिस्टिकली कुछ हो सकता है, इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब। मेरे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मुस्तकबिल का लाहेमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में आज भी एक ब्रीफिंग इंपॉर्टेंट जिस तरह GHQ में हुई, ये बड़ा समझना जरूरी है कि इमरान खान साहब पर जो तनकीद इस वक्त हो रही है, उन पर तनकीद करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक तो वो किस्म के लोग हैं जो हर किसी को सिविल मिलिट्री जो जाविये से हर चीज़ को देखते हैं, वो समझते हैं जी खान साहब कहीं से आए हैं, कोई लाया है उनको, इसलिए वो हर उस चीज़ को जो खान साहब करेंगे शायद उस पर तनकीद करेंगे। और दूसरे वो लोग भी हैं जो शायद इतने नाउमीद हैं, वो कहते हैं कुछ हो ही नहीं सकता इस मुल्क में सही, वो भी कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता सही, हो ही नहीं सकता सही। तो ये इस तरह की कौम भी हो। फिर एक तो वो है जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनकी तनकीद की तो वजह वाज़ेह है कि उनका मफाद है इस पूरे सिस्टम के साथ, इस स्टेटस को के साथ, इसकी भी तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ ऑप्टिक्स की बात हो रही थी और पॉलिसी की बात हो रही थी। और पॉलिसी की तरफ आते हुए राजा आमिर अब्बास साहब को भी इंट्रोड्यूस कराएं जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं। राजा साहब, मैं स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं, क्योंकि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो है खान साहब के मुशीर होंगे, लेकिन जो स्टोलन एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान से लूटी हुई रकम है, इस हवाले से कितना ये रिटोरिक है, पॉपुलिज्म है और कितना रियलिस्टिक है कि हम ये ला सकते हैं पैसा, ये सिर्फ ये बातें हैं खाली? राजा साहब देखिए, ये आप दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। यूक्रेन है, नाइजीरिया है, मलेशिया है और दीगर ममालिक हैं जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि उनके ममालिक से जो लूटी हुई दौलत थी वो यूके से और दीगर ममालिक से वापस लाई गई। लेकिन ये कोई सिंपल टास्क नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी कि जैसे अगर 200 बिलियन स्विस बैंक्स में रखा है और आप यहाँ से उनको कहेंगे कि जी ये हमारे मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, आप हमें वापस करते हैं। इसके लिए आपने ये आपकी मुल्क की अदालतों ने पहले ये साबित होना है कि ये क्राइम प्रोसीड्स हैं, ये पैसा जो हासिल किए गया है ये या तो नारकोटिक्स की मनी का है या करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की पैसों का है या किसी भी तरीके से इल्लीगल मनी है। तो ये साबित करने के लिए आपको पहले अपने मुल्क में, जैसे कि मियां नवाज शरीफ की अभी एवनफील्ड में कन्विक्शन हो गई है, ये चीज़ आपकी मुल्क की अदालत में साबित हो चुका है कि ये पैसा करप्शन का है। लेकिन इसको लाने के लिए भी आपको वहाँ पे जाके सबसे पहले वहाँ इस एसेट्स को फ्रीज कराना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि ये अभी तक फाइनलिटी अटेन नहीं किया हुआ इस केस ने, अभी इसकी अपील पड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अभी से आपको दे देंगे कि जी ये ले जाएं। कल को अपील में अगर वो बरी हो जाते हैं तो जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाके फाइनल नहीं होता तो इसको लाने में बहुत सी दुश्वारियां हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे लॉज ऐसे हैं, कुछ ट्रीटीज ऐसी हैं जिस पे काफ़ी काम करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान और इतना पॉसिबल जल्दी में नहीं होगा, ये वक्त कंज्यूमिंग है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बड़ी अहम है कि ये तो वो लूटा हुआ पैसा है जो बाहर है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना ही पैसा जो अभी आप बोरिंग कर रहे हैं दीगर ममालिक से पैसा आएगा, IMF से आता है, जहाँ से भी आता है, उस करप्शन को, उस लीकेज को रोक देना चाहिए कि बाहर के पैसे के लाने के साथ साथ अब मौजूदा तौर पे यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो रही और यहाँ करप्शन का सिस्टम रुक गया है। लेकिन अगर आप उसको लाने के साथ साथ यहाँ ना रोक पाए
तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कोई ये अकाउंटेबिलिटी का ये मकसद नहीं कि कुछ लोगों की जो पहले थे उनको रोक लिया गया, उनके खिलाफ केसेस आ गए और मौजूदा जो उनसे हैं हालात, इसमें करप्शन रोकी नहीं जा रही। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल और टीडियस थिंग, लेकिन इसको पॉसिबल बनाना, एक पूरे सिस्टम को आपको करप्शन से फारिग करना है। आपने नीचे से लेके ऊपर तक देखना है कि क्या वजूहात हैं कि कांस्टेबल से लेके आपकी ग्रेड 22 के ऑफिसर की भी जब पकड़ा जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है अरबों रुपए के एसेट्स और ऐसे पैसे निकलते हैं। तो ये इमरान खान को थोड़ा सा इसको वसी लेवल पे इसको जब इस पे काम होगा और इदारे जब मजबूत होंगे तो तब जाके ये करप्शन की जो नासूर है ये खत्म होते हुए नजर आएगा। अच्छा, ये जो कुछ फैसले हुए हैं, हालिया अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मैं इस पे आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन इससे पहले जो अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, उस्मान दार साहब जैसे वजीर आला पंजाब हैं, और जो डीपीओ पाकपतन वाला मामला हुआ वो अपनी जगह एक एपिसोड है और उस पर मामला आगे बढ़ेंगे, यकीनी तौर पर तहकीकात भी होगी। लेकिन उस्मान दार साहब की बजाते खुद एज सीएम नॉमिनेशन जो है उस पर लोगों ने कहा जी, और बिलखुसूस जो अभी रिसेंटली उनके फैसले रहे कि वो खुद मुख्तार नहीं है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब एक वन मैन शो रन कर रहे थे, ये तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट जाके एक अलग एक्सट्रीम है, जो लगता ही है बज़ाहिर कि वो हर एक के आगे, हर एक से इस पर मरूब होकर या उनके दबाव में आकर फैसले अपने बदल सकते हैं, वो चाहे अलीम खान हो, चाहे सरवर साहब हो, चाहे परवेज इलाही हो। तो ये कैसा आपने मॉडल दिया पंजाब को, पंजाब जैसे सूबे को जो तकवीत देता है मरकज को, क्या किया आपने उस्मान दार साहब? देखिए सफ़ियान, यही तब्दीली है पार्लिमानी निज़ाम में। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला ज़रूर हैं, लेकिन वो वन मैन शो नहीं है जैसे खादम आला करते रहे हैं। पार्लिमानी सिस्टम में जो सूबा है या मरकज़ है वो थ्रू कबीना रन होता है या चलाया जाता है। अब हमारी पंजाब की कबीना ने हल्फ उठा लिया है और तमाम वज़रा जो हैं वो अपने अपने जो भी उनके पोर्टफोलियोज हैं उसके मुताबिक काम पे लग गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्हें जो कलमदान दिया गया वजारत का हेल्थ का, वो उस पर काम कर रहे हैं। अलीम खान साहब जो हैं वो बल्दियात पे काम करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह हमारे दीगर जो मिनिस्टर्स हैं। तो ये कहना जी कि उस्मान बुज़दार साहब कोई बुरी चॉइस है, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब के विजन को, मिशन को इंशाअल्लाह ताला भरपूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये एक तासुर जो दिया जा रहा है मीडिया में, मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी प्रोपोगंडा किया जा रहा है। एक उनके विजिट को लेके, फिर वो डीपीओ वाले इशू को लेके, डीपीओ वाले इशू पे भी आपके सामने आईजी साहब का बयानिया आ चुका है कि डीपीओ साहब जो हैं वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, सीनियर्स को रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया जाता है। डीपीओ एक अपना बयानिया लेके आए हैं, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, वो भी रिपोर्ट मंजरे आम पे आ जाएगी। इसी तरह हॉस्पिटल वाले वाक्य को भी लेके आ जाएंगे। देखें, पिछले 25-30 सालों से, बल्कि सूबा पंजाब में कहना चाहता हूं 1970 के बाद आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाहिद जमात है जो सूबे में आई है, वरना 35-40 साल तो मुस्लिम लीग ही रही है, चाहे वो नून की शक्ल में रही है, चाहे वो काफ की शक्ल में रही है, या वो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की शक्ल में रही है। तो 10-12 दिन अभी हमें हुए हैं इस सूबे में हुकूमत मिले, जो 35-40 साल से काबिज थी मुस्लिम लीग। नहीं तो उस्मान साहब, मैं जो पूछ रहा हूं ना स्पेसिफिकली, वो मुझे डीपीओ पाकपतन वाले मामले पे नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इस पर जो फैसला साजी होनी है वो तो इज्तिमाई तौर पे इतने सीनियर मिनिस्टर्स आ गए हैं उसमें, उनकी अच्छा इनका राब्ता हमसे क्या मुनक़ता हुआ है उस्मान दार साहब का? गालिबन जी आवाज उस पर डिस्कनेक्ट हुई है, तो राब्ता इनसे बहाल करते हैं लाहौर स्टूडियो से। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं बड़ा चैलेंज होता है इस पर, इन द मीनवाइल जब तक कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो। तो ये खान साहब ने जो क्या वो कहते हैं जी कि खान साहब उस चैलेंज से किस तरह जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी गलत फैसले करवाती है, गलत ब्रीफिंग्स देती है ताकि कुछ ऐसे स्टेटस को ना चेंज हो सके। अब तक के उनके फैसले आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी कामयाब हुई है या खान साहब कामयाब हुए हैं इस पूरे जंग के अंदर, टसल के अंदर? राजा साहब। हाँ जी सफियान, देखिए सबसे पहले जो सीएम की बात हो रही थी, हम देख रहे हैं उस्मान डार ने बड़ी अच्छी बात की है कि बड़े अरसे के बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुई है पावर की। एक शख्स के अंदर पावर होती थी और वो पूरे सूबे को एक बादशाह की तरह चलाया जाता था। तो ये एक अच्छी बात है कि साउथ की तरफ पावर ने ट्रेवल किया है, साउथ के सीएम आए हैं। इट्स टू अर्ली के उनकी जो कैपेबिलिटी है या जिस तरीके से वो काम चलाते हैं, इसके बारे में शायद इस वक्त कुछ कहना मुश्किल हो, लेकिन बात वही है कि चलते हैं कैबिनेट के जरिए, गवर्नमेंट चलती है। तो ये इट्स लेट्स सी के आफ्टर 100 डेज या 2 मंथ्स कि ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होना, एक फर्द वाहिद से पावर का
निकल के डिस्ट्रीब्यूट होना अमंग डिफरेंट कैबिनेट मेंबर्स, ये एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे इस्लामाबाद में ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, भाई साहब जो खदशा जाहिर ऐसा किया जा रहा है कि बहुत सारे डिप्यूटी सीएम तो नहीं हो जाएंगे, बहुत सारे ताकतवर डिप्यूटी सीएम हो जाएंगे, क्योंकि सीएम कमजोर है शख्सियत के हिसाब से, तो हर कोई डिप्यूटी सीएम और ताकत का जिस वक्त उसके पास ताकत आ जाएगी फैसला करने की, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, डिप्टी सीएम नहीं आएगा। खान मेरे ख्याल में पंजाब के सूबे को खुद भी देखता रहेगा, कोई एज सच कोई डिप्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब खान साहब को जो इशू फेस हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में, वो ये हो रहा है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी पोलिटिसाइज हुई है कि सबसे पहले आपको अपनी तमाम ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करना है। ऑफिसर्स को आपने कहना है कि जी आप किसी ग्रुप के नहीं हैं, आप तो सरकार के मुलाजिम हैं। अनफॉर्चुनेटली मियां साहब और उनकी गवर्नमेंट्स ने लोगों के अंदर ये चीज डेवलप कर दी थी कि ये हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाते थे। तो अगर आपने अब ब्यूरोक्रेसी बाहर से तो नहीं ला पा रहे ना, आपने इन्हीं ग्रेड 22 के अगर 100 ऑफिसर्स हैं तो उन्हीं में से लगाने हैं। उसमें आपने सीनियरिटी का भी ख्याल रखना है, उसमें आपने ये भी देखना है कि एक जूनियर ऑफिसर सीनियर के ऊपर तो नहीं आके बैठ गया, ये चीजें भी देखनी है। और इसी चीज का नाम स्टेट्समैनशिप है कि वो आप दिखाएंगे कि वो कितना अपने जो ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों को स्पेस देते हैं। इन्हें अगर स्पेस दी जाए, इन्हें एक मैसेज दिया जाए कि जी हम आपको आपकी मर्जी के मुताबिक काम करने देंगे। जैसा कि पहले हो रहा था कि ब्यूरोक्रेसी के ग्रेड 19 के 8 चीमे को उठा के आप पावर प्लांट या किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ लगा देते थे, तो फिर तो उसने ऐसे गलत काम करने ही थे। लेकिन अगर उनको अपने आप जो फील्ड है उसमें उनसे काम लेंगे, उन्हें थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, और जब ऊपर करप्शन नहीं होगी तो एक ब्यूरोक्रेट देखेगा कि अगर उसका मिनिस्टर करप्शन नहीं कर रहा, उसका प्राइम मिनिस्टर करप्शन नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूं उसमें भी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा इन्हें यह देखना पड़ेगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लॉबिंग हो जाती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए इन्हें थोड़े से कुछ ऑफिसर्स और कुछ स्टेप्स स्ट्रिक्ट लेने पड़ेंगे कि अगर ये देखते हैं कि कोई ऑफिसर वाकई ही गलत काम कर रहा है तो उसे फौरन से पेशतर इन्हें हटाना होगा। बड़े इंपॉर्टेंट उसके खिलाफ एक्शन चैलेंजेस हैं। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो जो पैसा बाहर लूट इस पर जा चुका है उसकी वापसी अभी आज आमिर अब्बास साहब बता रहे थे कि क्या इस वक्त प्रोसीजर हो सकता है, क्या चैलेंजेस उसमें हो सकते हैं, मजीद तफसीलात भी, और उससे हासिल क्या होगा, क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे उस पैसे से अगर वापस आए तो। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और कुछ ही देर कबल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ट्वीट हुई आज की ब्रीफिंग को लेकर। उन्होंने कहा जी के वंडरफुल विजिट ऑफ द GHQ टुडे, और उन्होंने स्टार्ट इस तरह किया और उन्होंने कहा जी कि द ब्रीफिंग वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड प्राउड टू मीट द कमांड ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी। और उसके बाद अहम तरीन बात, जिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिस सिंक्रोनाइजेशन, सिनर्जी की हम बात करते थे कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उन्होंने कहा जी क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ हम अहम तरीन मसाइल और चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश हैं उनका सामना करेंगे, उनको फेस करेंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आज की मीटिंग से हम कह सकते हैं, इस ब्रीफिंग से हमें इस वक्त मिली। तो उस्मान साहब, फाइनली कुछ इंस्टीट्यूशंस एक पेज पर, इंस्टीट्यूशंस हमें सेम पेज पर, जैसे हम बार बार कहते हैं, इस मीटिंग के बाद आपके क्या तासुरात हैं और क्या हम तवक्को रखे हैं बहसत अवाम, आगे क्या होगा? देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरजीहात में है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर हों, और माजी की तरह जिस तरह आपने देखा गुज़श्ता 5 साल यही तासुर रहा, बल्कि देखने में भी मिला कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो थे वो बेहतर नहीं थे। और शायद उसकी बुनियादी वजह यही है कि इन इंतखाबात में दीगर जमातों ने ये भी तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुछ नादीदा कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है। तो मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि अगर हमें किसी सतह पे भी किसी कुव्वत की तरह से सपोर्ट होती, तो मैं जो चंद 100 वोटों से हारा हूँ इलेक्शन सफियान, मैं भी आज नेशनल असेंबली में होता। तो ये बिल्कुल एक इस तासुर की भी मैं नफी करना चाहता हूँ कि शायद कुछ कुव्वतें हमारे पीछे थी सिलेक्शन में, लेकिन आज का जो विजिट रहा ये क्लियर मैसेज है
कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात बेहतर भी रहेंगे और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और अवाम जो देखना चाहते हैं एक अजीम फौज है मुल्क पाकिस्तान की और बड़ी ज़बरदस्त फौज है, उन्हें अवाम की भी सपोर्ट हासिल है और उन्हें हकूमती सपोर्ट हासिल रहेगी। जिस महाज पे जहाँ जहाँ इंशाअल्लाह ताला वक्त आया हकूमती सपोर्ट भी होगी और पाकिस्तानी अवाम की भी होगी और इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो ये हमारे जो पाक फौज है ये सरहदों की हिफाजत करती है। तो सफियान आप हम सब सुकून की नींद सोते हैं रात को, तो ये भी इस बात का वक्त आ गया कि ये तासुर खत्म होना चाहिए जी। भी जो भी सिटिंग गवर्नमेंट आती है उसके जो है मिलिट्री के साथ बिलखसूस फौज जो है हमारी पाक आर्मी के साथ जो तल्लुकात हैं उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसको मजबूत करेगी और ये तासुर इंशाअल्लाह ताला हम खत्म करेंगे मुल्क के पाकिस्तान और ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल चेयरमैन नैब से मीटिंग हुई, आज GHQ में ब्रीफिंग हुई और फिर ये वजीर इत्तलात की तरफ से मौकिफ के हम एक पेज पर या हम कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का सामना करेंगे। तो राजा आमिर अब्बास साहब, कितनी ये पॉजिटिव चीजें हैं और आप नैब के खुद प्रोसिक्यूटर रहे। बाज लोगों ने तनकीद की इसके ऊपर कि जी चेयरमैन नैब वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ऐसे बैठे थे जैसे वो अहकामात ले रहे हैं या पॉलिटिकल विच हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान में। तो डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस या आपके नजदीक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि ये वजीर आजम उनको ब्रीफ कर रहे हैं या वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं और आगे एहतसाब के हवाले से हालात पर आगाह कर रहे हैं? राय साहब देखिए, जब इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, ठीक है, उन्होंने जब उनकी विनिंग स्पीच आई तो उन्होंने एक बात की कि मेरा और मेरी पार्टी का और हमारा इलेक्शन जीतने का एक इम्पॉर्टेंट उसमें जो सबसे चीज़ होगी वो होगी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपने अदारों को मजबूत करना है, अदारों के दरमियान हम आहंगी लानी है, अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, तो फिर आपके पास अगर एक अदारे का सरबराह आता है तो वो आपने कहा कि हम नैब को मजबूत करेंगे। नैब में अगर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कोई एक्सपेंशन चाहिए, कोई उसमें माली मामलात में कुछ मदद चाहिए, तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही आएंगे, वो उनसे कहेंगे कि जी आपका ये विजन था और हमारी ये मुश्किलात हैं, इसमें हम एक्सपेंशन चाहते हैं, हम और अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं, हम कोई बिल्डिंग्स चाहते हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे एक मीटिंग थी कि जो किसी भी किस्म से इसको क्रिटिसाइज करना नहीं बनता। और इसी तरीके से आज जैसे GHQ का दौरा हो रहा है तो आप सफियान एक चीज ज़हन में रखिए कि हम जिस जियोपॉलिटिकल उसमें पोजीशन में हैं इंटरनेशनली आजकल के दौर में, कि यहाँ पे बड़ी तेजी से कुछ प्रेशर्स आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रही हैं, कुछ नई ग्रुपिंग्स हो रही हैं। अमेरिका, इंडिया ये आपके साथ लगे हुए हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपकी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना चाह रही है, वो वॉच कर रही है बड़ी क्लोजली से कि जी आपकी आने वाली गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट में कितनी हम आहंगी है, वो एक पेज पे हैं या नहीं। यही वो एलिमेंट्स थे कि आज से पहले वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे बल्कि डिक्टेट करते थे और कहते थे डू मोर। लेकिन जब आपकी पूरी कौम आपकी फौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी नेशन होगी तो फिर यकीन कीजिए कि कोई भी बुरी आंख उठा के इस मुल्क की तरफ नहीं देख पाएगा और वो समझेगा। और यही वो पोजीशन होती है कि जिसमें आप भी एक वाजिया पोजीशन ले सकते हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के मफादात पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो जब आप और आपके अदारे एक पेज में हैं और आप दुनिया को कहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए और हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उसमें हमको शरीक करें एज ए फ्रेंड, ना कि एज ए कि आपने हमें कोई किराए की बंदूक समझ के इस्तेमाल करना है। तो दिस इज समथिंग कि जो वाकई ही बहुत अच्छे अंदाज से लेके ये आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं चीजों पे फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक पानी की कमी हो रही है, इकोनॉमी के इश्यूज हैं, ना कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ वो छोटी छोटी बातें कि जी वो इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, वो पता नहीं नेक्सी में रह रहे हैं, और इन चीजों को सानवी हैसियत देनी चाहिए। दीज आर नॉट द इश्यूज ऑफ दिस कंट्री। और ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव है, हम एक मैसेज दे रहे हैं, एक सिंबॉलिक हम कर रहे हैं exactly, कि हम ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। एट दिस पॉइंट आपने बड़ी अहम बात की है, क्योंकि हम जिस तरह हेलीकॉप्टर्स और प्रोटोकॉल्स पे लग गए हैं इस पर सिंबॉलिक चीजों के ऊपर, और पॉलिसीज क्या होंगी, रिफॉर्म्स क्या हैं, उस तरफ तवज्जो है, और ये इसमें मीडिया भी गलत है यकीनी तौर पे, लेकिन हम वो पॉलिसी देखना भी चाहते हैं।
जो अभी उस्मान दास साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी नजर आएगी पॉलिसी, हम देखना चाहते हैं वो डिफरेंसेस क्या होंगे, वो रिफॉर्म्स क्या होंगे, हम देखना चाहते हैं। तो लेट्स गिव टाइम, देखते हैं जी क्या रिफॉर्म्स खान साहब इंट्रोड्यूस कराते हैं सिस्टम में, उनकी मिनिस्ट्रीज इंट्रोड्यूस कराती हैं। और इसी नोट पे वाइंड अप करते हुए फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।